वेलकम टू राज एंड राज इंस्टीट्यूट। भाइयों बहनों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर इन सारे नोट्स के आपको आवश्यकता हो, इस संबंधित अगर जो भी नोट्स है, जो मटेरियल्स है, अगर आपको पसंद आ रही है और ये आपको चाहिए PDF के रूप में, तो मैं आपको देने को तैयार हूँ। आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए, कल जो क्लास हमने जहाँ पे इसको समाप्त किए थे उससे आगे इसको बढ़ाते हैं। अगला हमारा जो पेज नंबर है वो 79 है और नेक्स्ट पॉइंट जो पिछले वाला था वहीं से है। जैसे बिहार में सरस मेला थी, उसकी सरस मेला की थीम क्या है? हुनरमंद हाथों से सजाता हुआ। आपको ध्यान रहे कि बिहार में हुनरमंद लोगों की कमी नहीं है, लेकिन उनके हुनर को देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनके हुनर को कोई किसी तक तो जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ तक उनकी हुनर पहुँच नहीं पा रही है और इस तरह उनको ना रोज़गार मिल पा रहा है, ना अच्छी जीवन शैली मिल पा रही है। तो ये बिहार सरस मेला जीवन को खुश करने के लिए, जीवन को खुशहाल बनाने के लिए एक अच्छा माध्यम है। आगे अगला पॉइंट देखते हैं। इसका ध्यान रखिए कि बिहार सरस मेला की थीम जो है हुनरमंद हाथों से सजाता बिहार। हमारे बिहार को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा कदम साबित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 47। पटना उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू जस्टिस सर सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की संतुष्टि के आधार पर ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे जस्टिस संगम कुमार साहू को अब पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है। यह जनवरी 2026 की घटना है, ध्यान रखें। BPSC पिछले 1 साल की घटनाओं पर नज़र रखती है। अब उसको क्या इम्पोर्टेंट लगता है ये ना आप जानते हैं और ना हम जानते हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सभी इम्पोर्टेंट तथ्य को और मंथ वाइज सबको रिवाइज करें और क्वेश्चन जहाँ से भी आता है उसे सही करने की कोशिश करें, अन्यथा नेगेटिव मार्किंग में अच्छे बच्चे छूट जा रहे हैं। मुझे इसका बहुत ज़्यादा अफसोस रहता है। आगे आते हैं, अगला पॉइंट। मणिपुर में 4 जनवरी 2026 से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। यह बहुत अच्छी खबर है। जहाँ बहुत दिनों से मणिपुर में बहुत दिनों से राष्ट्रपति शासन चल रहा था, अनुच्छेद 356 के तहत वहाँ हटा लिया गया तथा वहाँ नई सरकार का गठन 4 फरवरी को किया गया। मुख्यमंत्री जो बने हैं अभी, उनके नाम हैं यूमनाम खेमचंद सिंह। मणिपुर में 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन शुरू हुआ और 4 फरवरी 2026 को समाप्त हुआ। ये लगभग 1 साल रहा, बहुत लंबा समय रहा। मणिपुर में विधानसभा चुनाव जो हुआ, विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2027 में होने वाले हैं। मतलब ये हुआ कि ये 1 साल बाद चुनाव होने वाले हैं और अभी यहाँ पे सरकार का गठन हुआ है। बहुत अच्छी बात है, ये स्थिरता आएगी इसमें। आगे अगले पॉइंट पर चलते हैं। बिहार बजट पेज नंबर 80 है, राज इंस्टीट्यूट, और पेज नंबर 49 है। ध्यान रखें, बिहार बजट जो है BPSC का पसंदीदा विषय है और यहाँ से एक प्रश्न तो बनता ही। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 3 फरवरी 2016 को विधानमंडल में प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? बिहार बजट प्रस्तुत किया। और ये बजट जो है कितने का है? 3,47,589.76 करोड़, 3,47,589.76 करोड़। ये इतने खर्चे होने का अनुमान है। आगे देखते हैं। इस सरकार जो है ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान के संकल्प के साथ राज्य को विकास की राह पर आगे बढ़ाएगी। आगे देखते हैं कि इसमें जो कुल प्राप्तियां होंगी, जो व्यय है वो 3,47,589.76 करोड़ है, लेकिन जो कुल प्राप्ति है थोड़ा सा ज़्यादा है।
रुपया 3,47,752 करोड़। यहाँ 589, यहाँ 752, तो थोड़ा सा अंतर है। यानी जो राजस्व बचत हो रही है वह है 0.09%। आगे ध्यान रखिएगा, राजकोषीय ये राजस्व बचत है और राजकोषीय घाटा हुई है उसमें 2.99%। ध्यान रहे कि बिहार बजट को इसमें जो राजस्व घाटा है उसको 3% के आसपास रखने का उद्देश्य रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था। इसको बिहार सरकार अच्छा मेंटेन कर रही है, 2.99 पे है। यानी रुपया में देखा जाए तो रुपया 39,111.80 करोड़ ये राजस्व घाटा में है। आगे देखते हैं जो विभाग है उस पर कितने आवंटित राशियाँ हैं। शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा है, ये बहुत अच्छी बात है। बिहार सरकार शिक्षा पर खर्चा कर रही है, लेकिन सही दिशा में खर्चा कर रही है, यह विचार का विषय है, इस पर विश्लेषण होना चाहिए। शिक्षा पे जो खर्च है वो 68,216.95 ये करोड़ में है। जितने भी राशियाँ करोड़ में है। ग्रामीण विकास दूसरा विषय है और यहाँ पे 23,701.18। स्वास्थ्य पे 21,270.41 करोड़। गृह विभाग यानी पुलिस सुरक्षा को लेकर के उसमें जो आवंटित राशि है 20,132.87। ऊर्जा पे 18,737। नगर विकास पे 15,237। यानी ये जो आवंटित राशियाँ है उनकी व्याख्या है। आगे देखते हैं। आगे है पॉइंट नंबर 50 है, 50 है। इसके तहत देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कुल 6 हैं और कुल 6 में कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, उसका देख लीजिए। समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है, जो टोटल 5 अनुच्छेदों को कवर करता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 दिया गया है, जो 4 अनुच्छेदों को कवर करता है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23-24 यानी 2 अनुच्छेदों को कवर करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 ये 4 अनुच्छेदों को कवर करता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 29-30 में 2 अनुच्छेदों को कवर करता है। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो 32, ये केवल एक ही अनुच्छेद लेकिन बहुत ताकतवर है। क्योंकि आगे देखेंगे अगले पॉइंट में कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं, और हाँ दूसरी बात कि जो कुल अनुच्छेद कवर कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ प्रावधान दिए गए हैं वे हैं टोटल 18। आगे देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को इतना इम्पोर्टेंट माना, इतना महत्वपूर्ण माना कि इन्होंने इसे संविधान की आत्मा हृदय बता दी। बात सही है, वहाँ से संविधान मिलता है अपने को। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको इंग्लिश में हेबस कॉर्पस कहते हैं। परमादेश मैंडामस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण सर्ट्यूररी, अधिकार परीक्षा हुओ वारंटो, ये 5 जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। एक्चुअली इनकी व्याख्या और भी आवश्यक है, इसको अगले अध्याय में बताएंगे आपको, नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखते हैं आगे। पॉइंट 52 है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन था ये बिहार से संबंधित, ध्यान रखें। अब यहाँ से हम इतिहास और बिहार से संबंधित तथ्यों पर अध्ययन करेंगे। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है वर्ष 1912 कहाँ पे हुआ? बिहार के बांकीपुर पटना में हुआ। अध्यक्ष थे R.N. माधोलकर। बिहार में ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। यहाँ तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, 1-2 प्रश्न बने जाते हैं। दूसरा अधिवेशन जो हुआ 38वां हुआ 1922 में हुआ, गया में हुआ, जो वर्तमान गया जी है, और अध्यक्ष इसके C.R. दास या चित्तरंजन दास थे। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष जो पुस्तक लिखा गया है उसके जो संपादक है P.N. ओझा। यहाँ से प्रश्न बन चुका है, ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न बनाते हैं बीपीएससी ऐसे प्रश्नों पर नज़र रखती है। चंपारण सत्याग्रह, यहाँ से तो प्रश्न अच्छे खासे बनते हैं। चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती 1765 से ये चर्चा में, ध्यान रखिएगा। नील की खेती, चंपारण सत्याग्रह की हम जड़ों में जा रहे हैं, ध्यान रखिए। यहाँ जो नील की खेती है वहाँ 1765 से चंपारण में हो रही थी। 2 प्रकार से खेती होती थी, एक जीरात था, जीरात का मतलब है कि जो अपने खेतों पे अपनी ज़मीन पे की जाती है।
और एक होती है जिरात के अलावा असामी वार। असामी वार से मतलब है कि दूसरों से ज़मीन लेकर उस पर जो खेती की जाती है उसमें। इसे 3 कट्ठिया पद्धति यहाँ पे प्रचलित हुई, यानी 1 बीघे में 3 कट्ठा, यानी 20 भाग जो होते हैं, 1 बीघे में जो 20 कट्ठे होते हैं उसमें 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करनी होती थी। चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? नील कृषकों का शोषण। राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय नेता थे वो राजकुमार शुक्ल थे। यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। ध्यान रखें, गांधी जी पहली बार भारत में सविनय अवज्ञा यहीं चंपारण में किए थे। भारतीय इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट भाग माना जाता है इसको। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। 4 जनवरी 1915 को गणेश शंकर विद्यार्थी का लेख प्रकाशित होता है, चंपारण में अंधेरा। बहुत अच्छा लेख है, पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी यहाँ से। तथा प्रताप अखबार में इसको प्रकाशित किया गया। गणेश शंकर का राजकुमार शुक्ल से गांधी जी से मिलने का अनुरोध किया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने राजकुमार शुक्ल से गांधी जी से मिलने का अनुरोध किया। क्या है कि गणेश शंकर को ये बात पता था कि गांधी जी की पहुँच बहुत अच्छी है और वैश्विक स्तर पर भी उनकी पहुँच बनी हुई है। तो गांधी जी से मिलने का अनुरोध किया था। तो चंपारण आने का निमंत्रण देने के लिए उनको उकसाया गया या उनको इस बात के लिए रिक्वेस्ट किया गया कि आप जाइए। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट किया गया क्योंकि राजकुमार शुक्ल जो है कांग्रेस के अधिवेशन में जाने वाले थे। अप्रत्यक्ष तरीके से देखें आगे कि अप्रत्यक्ष तरीके से पहली आहुति गणेश शंकर ने ही दिया था। आगे देखते हैं कि 9 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के साथ पटना के लिए प्रस्थान किया। आपको ध्यान रहे कि लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, वहीं पे गांधी जी से राजकुमार शुक्ल मिले थे और 9 अप्रैल 1917 को गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ पटना के लिए प्रस्थान किए। 11 अप्रैल को गांधी जी मुजफ्फरपुर तथा 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुँचे। बहुत अच्छे तथ्य हैं, इसको ध्यान रखें। अगला पेज है 84 और पॉइंट नंबर है 54। चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार के जो उपराज्यपाल थे, यहाँ से प्रश्न आ चुका है, एडवर्ड गेट। इन्होंने 10 जून 1917 को गांधी जी को बुलाकर एक समिति गठित की। समिति का नाम क्या था? चंपारण एग्रेरियन कमेटी। इस कमेटी की अनुशंसा पर, जिसके एक सदस्य स्वयं गांधी जी भी थे, 4 मार्च 1918 को चंपारण अधिनियम पारित हुआ। चंपारण अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके तहत क्या क्या बदलाव हुए? पहला तो 3 कट्ठिया व्यवस्था का अंत हुआ। दूसरा, लगान हटाया गया। तीसरा, किसानों को जो क्षतिपूर्ति धन मिली, जैसे गैर वसूली धन का 25% मिला, वापस किया गया। ये अंग्रेजी जो नीलहे थे उन्होंने इन्हें वापस किया। राजकुमार शुक्ल क्या थे? मुरली भरावा गांव के, जो कि अभी वर्तमान में बेतिया में है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव आईएनसी के अनुसार आईएनसी के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 में पारित हुए। बिहार असहयोग की शुरुआत अगस्त 2020 में बिहार असहयोग की शुरुआत अगस्त 2020 में हुई। ध्यान रहे कि आईएनसी ने दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा और वहाँ से असहयोग आंदोलन पूरे भारत में शुरू हुआ, लेकिन बिहार में असहयोग आंदोलन की शुरुआत अगस्त 2020 में ही, मतलब 3-4 महीने पहले ही शुरू कर दिया गया था। आगे देखते हैं। बिहार में प्रमुख समिति और संघ की स्थापना। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, लेकिन अब इनडायरेक्ट प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए इसका थोड़ा सा अच्छा सा अध्ययन करें। अनुशीलन समिति 1913 में बनी, ये पटना में बनी, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा बनाई गई। उसके जो संचालक थे वो बंकिम चंद्र घोष थे। अगला है बिहारी युवक संघ। बिहारी युवक संघ की स्थापना 1918 में हुई और कहाँ पे हुई? मोतिहारी, चंपारण में। हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया। पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना 1929 में रामवृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में हुआ। पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना कहाँ पे हुई? पटना में हुई और ये महेंद्र प्रताप के घर पर पटना में हुई।
बिहार स्टूडेंट कांग्रेस का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में हुआ। ये क्वेश्चन पूछ चुका है ऐसे, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखें। अगले पेज पे हम जाते हैं। अगले पेज जाएंगे 85, 86। ओके, 86 के लिए हमको इधर आना पड़ेगा जी। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। ये पेज नंबर 86 है और बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की बात की जा रही है। यहाँ से प्रश्न बन चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 5 जनवरी 1921 गांधी जी द्वारा BN कॉलेज की नींव रखी गई, स्थापना की गई। और बिहार विद्यापीठ की जो स्थापना भी गांधी जी ही की है और BN कॉलेज के प्रांगण में ही की है। ये 5 जनवरी 1921 को हुआ था और ये यहाँ पर 6 फरवरी 1921 को, यानी 1 महीने के अंतराल पर हुआ। दोनों गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। आगे है कि द मदरलैंड अखबार जो है किसके द्वारा, मजहरुल हक के द्वारा 30 सितंबर 1921 से इसे चालू किया गया। सदाकत आश्रम से शुरू किया गया। सदाकत आश्रम पटना में है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन का निर्देश जयप्रकाश नारायण ने दिया। किसके द्वारा किया गया? निर्देश दिया था जयप्रकाश नारायण ने, लेकिन किसके द्वारा गठन किया गया? इसमें रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, पूर्णा प्रसाद श्रीवास्तव और रामनंदन मिश्र ये मुख्य नेता थे उनके। वर्ष 1931 में किया गया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पहले हुई है, इस बात का ध्यान रखें, वर्ष 1931 में हुई है। लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मई 1934 में आई है। यहाँ से दोनों से प्रश्न पूछा जा चुका है। और जो अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी उसमें जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SM जोशी जैसे नेता शामिल रहे। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय घटना, आर्थिक समीक्षा 2026-27। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आर्थिक समीक्षा ये पेज नंबर 87 है और ये पॉइंट 59 है। आर्थिक समीक्षा 2025-26। ध्यान रहे कि जब आर्थिक समीक्षा होती है तो पिछले साल की होती है, यानी बीते हुए साल की। तो 25-26 की आर्थिक समीक्षा हो रही है और जो बजट आएगा वो बजट आपका 26-27 का आएगा, आने वाले साल का। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये आर्थिक समीक्षा लाई गई। ये 29 जनवरी 2026 को संसद में प्रस्तुत किया गया। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा भाइयों, मेरे दोस्तों, क्योंकि पहले 31 जनवरी को आर्थिक समीक्षा होती थी और 1 फरवरी को बजट आता था। लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव हुआ। 29 जनवरी 2026 को संसद में इसको प्रस्तुत किया गया आर्थिक समीक्षा, और जो बजट आया वो 1 फरवरी को ही आया, 2026 के लिए खासकर बता रहा हूँ। आगे देखते हैं। आर्थिक सलाहकार जो हैं इसके भी अनंत नागेश्वरन के निर्देशन में तैयार किया गया। ये जो भी अनंत नागेश्वरन हैं ये IAS, IFS और अपने रेवेन्यू ऑफिसर्स में से आते हैं, मतलब क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं। आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत देखते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर 7.4% अनुमान है, ध्यान रखें। सकल मूल्य वर्धन GVA जो होता है, GVA ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ये है 7.3। ध्यान रखें GDP वृद्धि अलग होती है और GVA अलग होता है, थोड़ी सी अंतर होती है। आगे देखते हैं। 2025-26 में संभावित विकास दर जो माना गया है वो 7% है और 2025-26 में 7% और 26-27 में जो वृद्धि दर है वह 6.8 से 7.2 यानी 7% के आसपास ही है, थोड़ी सी ऊपर थोड़ी सी नीचे। आगे देखते हैं कि 2024-25 में केंद्र की राजस्व प्राप्तियां GDP का 9.2% रही, बेहतर राजकोषीय स्थिति माना जाता है। और सितंबर 2025 तक सकल NPA घटकर 2.2, यह सबसे महत्वपूर्ण है। 2.2 तक ये सकल NPA घटकर आ चुकी है। ये NPA को लेकर के एक समय भारत सरकार बहुत चिंतित रहा करती थी, लेकिन आज के डेट में ये NPA घटकर 2.2% आ गई है। ये बहुत राहत की बात मानी जाएगी भारत सरकार के लिए, और सरकार स्थिर है
तो ये सब चीज़ों को अंजाम दे रही है, ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। 2.2 पे आ गया। नेक्स्ट है यह बहुदशकीय न्यूनतम स्तर है। बहुदशकीय न्यूनतम स्तर का मतलब कि बहुत सारे अगर पिछले दशकों में देखा जाए तो यह सबसे न्यूनतम स्तर है। यह बैंकिंग प्रणाली की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार है, इसका बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं वित्तीय समावेशन, फिनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है। वित्तीय समावेशन एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे कि पीएम प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मार्च 2025 तक 55 करोड़ वित्तीय समावेशन। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मार्च 2025 तक 55 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जिनमें 36.63 करोड़ खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में। बहुत अच्छी बात है। प्रवासी धनराशि के मामले में भारत बहुत अच्छी पोजीशन में है। आगे देखते हैं वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को 135.4 अरब अमेरिकी डॉलर, अगर इसे डॉलर में आगे बढ़ाएं तो ये होगा 135.4 बिलियन USD की प्रवासी धनराशि प्राप्त हुई है। यह वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक है। बाजार भागीदारी में देखा जाए तो भारत की पूंजी बाजारों का विस्तार जारी है। यहाँ सितंबर 2025 तक 12 करोड़ से अधिक विशिष्ट निवेशक दर्ज किए गए हैं। सितंबर 2025 तक 12 करोड़ से अधिक विशिष्ट निवेशक दर्ज किए गए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।